7 चैप्टर कर रहे हैं ब्राह्मण की चतुर पत्नी। तो उसी को आगे पढ़ते हैं। चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, इस कहानी में कितने अंधे व्यक्ति हैं? इस कहानी में कितने अंधे व्यक्ति हैं? 3 अंधे व्यक्ति। ब्राह्मण मूर्ख था अथवा सीधा साधा? जो ब्राह्मण था वो कैसा था? मूर्ख था या सीधा साधा था? वो सीधा साधा था। ब्राह्मण की पत्नी कैसी महिला थी? चतुर तथा व्यवहार कुशल। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो चतुर तथा व्यवहार कुशल महिला थी। तो तीनों प्रश्नों के आपके उत्तर हैं। पहले में कि इस कहानी में कितने अंधे व्यक्ति थे, तो इस कहानी में 3 अंधे व्यक्ति हैं। ब्राह्मण मूर्ख था अथवा सीधा साधा, तो उत्तर आएगा ब्राह्मण सीधा साधा था। और ब्राह्मण की पत्नी चतुर तथा व्यवहार कुशल महिला थी। बाकी के ये प्रश्न उत्तर कल हम कर चुके हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तीनों भिखारियों में से कपटी कौन सा था? तीनों भिखारियों में कपटी कौन सा था? पहला भिखारी, जिसने ब्राह्मण से पैसे छीन लिए थे। ब्राह्मण की पत्नी के लिए भेंट किसने भेजी थी? राजा ने। ब्राह्मण की पत्नी को भेंट किसने दी थी? राजा ने। किसके कहने पर ब्राह्मण ने नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाया था? अपनी पत्नी के कहने पर। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के कहने पर नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाया था। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, इनके एक या 2 वाक्य में उत्तर देने हैं। प्राचीन समय में वस्तुओं के मूल्य कैसे हुआ करते थे? तो उत्तर आएगा प्राचीन समय में वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हुआ करते थे। कैसे होते थे? बहुत कम। ब्राह्मण की पारिवारिक दशा कैसी थी? ब्राह्मण की पारिवारिक दशा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। धनाढ्य व्यक्ति यानी धनवान व्यक्ति ने ब्राह्मण को कितना धन दिया था? तो धनाढ्य व्यक्ति ने ब्राह्मण को 100 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये। 100 रुपये का मतलब होता है 100 रुपये। अंधा भिखारी ने ब्राह्मण के साथ छल क्यों किया था? अंधे भिखारी ने ब्राह्मण के साथ छल क्यों किया था? क्योंकि ब्राह्मण था वो अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति था, इसीलिए कि जो भिखारी था वो जान गया था कि ब्राह्मण है वो सीधा साधा है, इसीलिए उसने उसके साथ में छल किया। अंधा पुजारी अपना धन कहाँ रखता था? अंधा पुजारी अपना धन कहाँ रखता था? तो अंधा पुजारी है वो अपना सारा धन खोखली लाठी में रखता था। उसकी एक लाठी थी खोखली, उसके अंदर वो सारा धन रखता था। एक बार फिर से देख लो, प्राचीन समय में वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हुआ करते थे। दूसरे में है ब्राह्मण की पारिवारिक दशा थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वह निर्धन था। और धनाढ्य व्यक्ति ने ब्राह्मण को 100 रुपये दिए थे। ब्राह्मण अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। और अंधा पुजारी अपना सारा धन खोखली लाठी में रखता था। नेक्स्ट है अब आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर में कि तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति अपना धन कहाँ रखता था? जो तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति था वो अपना धन कहाँ रखता था? तो उत्तर है तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति अपना धन फटे पुराने कपड़ों में रखता था। तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति अपना सारा धन फटे पुराने कपड़ों में रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को भेंट क्यों भेजी थी? राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को भेंट क्यों दी थी? तो राजा है उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने इन अत्यंत चालाक नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाया था। तो राजा उस चालाक व्यक्ति को देखना चाहता था जिन चालाक व्यक्ति ने इन 3 चालाक नेत्रहीनों को उल्लू बनाया था। राजा द्वारा समाधान और पुरस्कार की घोषणा पर ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी और कहा कि यह सब उसने उसकी पत्नी के कहने पर किया है। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी की चतुरता के लिए उसे बहुमूल्य भेंट भेजी थी। तो ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी और कहा कि ये सब उसने अपनी पत्नी के कहने पर किया, तो इसलिए जो राजा है वो ब्राह्मण की पत्नी को बहुमूल्य भेंट भेजता है। नेक्स्ट है इस कहानी का सार 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कि कहानी जो हमने पढ़ी, अब इसका सार यानी आपने पूरी कहानी पढ़ने के बाद में जो भी इसका सार है यानी आप इसको संक्षिप्त रूप में है, आपको इसको क्या करना है, सार लिखना है 80 से 100 शब्दों में। तो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ वैसे तो इसका। तो एक गरीब नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया। उसने 40 वर्ष तक तपस्या की, तब उसे एक धनाढ्य व्यक्ति ने 100 रुपये दान में दिए। ब्राह्मण ने दान की राशि का 10वां भाग दान देने की सोची। कुछ समय बाद उसे एक नेत्रहीन भिखारी मिला और उसने 100 रुपये भिखारी को दे दिए। 10 रुपये भिखारी को दे दिए, लेकिन भिखारी के मन में लालच आया और उसने ब्राह्मण के सारे पैसे चालाकी से अपने पास रख लिए। ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी भी चतुर थी, उसने एक योजना बनाई। उसने जिससे ब्राह्मण ने भिखारी के पास रखी सब धन राशि ले ली। इस प्रकार पत्नी के कहने पर उसने
3 नेत्रहीनों की धनराशि प्राप्त की। तीनों नेत्रहीन जब राजा के पास गए तो उन्हें कुछ धन देकर राजा ने विदा किया, परंतु राजा है उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने इन 3 चालाक नेत्रहीनों को मूर्ख बनाया है। इसलिए राजा ने मुनादी करवा दी कि इन 3 नेत्रहीन व्यक्तियों को उल्लू बनाने वाला व्यक्ति दरबार में आकर अपना अपराध स्वीकार करेगा तो उसे समाधान के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। ब्राह्मण ने दरबार में जाकर सारी बात बता दी और कहा कि यह सब उसने अपनी पत्नी के कहने पर किया। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी के लिए अनेक बहुमूल्य उपहार भेंट में भेजे। तो इसका सार बेटा आप अपने आप से भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और लाइन इसमें लिखनी हो या आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आगे है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। नेत्रहीन जैसे अंधा सूर होता है, भिखारी हो गया भिक्षुक, भिखमंगा, प्रसन्नता हो गई आपकी उल्लास खुशी, बहुमूल्य अनमोल अमूल्य, मुद्रा का हो गया मुद्राएं का दौलत पैसा धन, हताश निराशा दुखी। विलोम शब्द लिखने इन शब्दों के जैसे उपकार का अपकार, विश्वास अविश्वास, दया निर्दयता, निर्धन अमीर, निर्धन यानी गरीब हो गया तो अमीर, या धनाढ्य हम इसको लिख सकते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त, धनाढ्य गरीब या फिर निर्धन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसका निम्नलिखित शब्दों से संज्ञाएं बनाइए। जो शब्द दे रखे हैं उनसे हमें शब्द संज्ञा बनाने। जैसे हताश का हो गया हताशा, वैसे व्यक्ति का हो गया व्यक्तित्व, अपराध का अपराधी, वास्तविक का वास्तविकता, कठिन का कठिनाई, बचना का बचाव। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाने हैं। जैसे स्वभाव से स्वाभाविक बनता है, झगड़ा से झगड़ालू, मूल्य से मूल्यवान, नेत्र से नेत्रीय, क्षमा से क्षम्य, मधु से माधुर्य। अब है सरल स्वभाव का व्यक्ति सदैव हानि उठाता है। क्या आप इस बात से सहमत है? अपने विचार लिखिए। तो ये आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जिसे दिखाई न दे उस व्यक्ति के लिए अंधा। जिसे दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं हम अंधा। तो ऐसे ही जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं वो आपको लिखने हैं कि अब नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए एक ऐसा ही शब्द लिखिए। जिसे सुनाई न दे क्या हो गया बहरा, जो बोल न पाए गूंगा, जो ठीक से चल न पाए लंगड़ा, जो स्त्री मां न बन सके बांझ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका नीचे दी गई तालिका में कारक के भेद तथा उसके प्रसर्ग लिखिए। यहाँ पर आपको कारक के भेद और उनकी विभक्ति लिखनी है। तो कारक के भेद हमने किए थे ग्रामर में। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए लिखवा देती हूँ मैं आपको। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये आप इसी बुक में लिख लेना। आगे है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हताशा हत प्लस आशा हताशा, वृतांत वृत प्लस अंत वृतांत, निर्धन नी प्लस में धन, सदैव सदा प्लस में एव सदैव। आगे है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में इस प्रकार प्रयुक्त कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला है उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का हो गया मूर्ख बनाना। तो भोले भोले नवयुवकों को उल्लू बनाकर उसे बड़ा आनंद आता है। कि वाक्य में प्रयोग हो गया कि भोले भोले नवयुवकों को उल्लू बनाकर उसे बड़ा आनंद आता है। दूसरा है फूलाना समाना, यानी बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होना वाक्य में प्रयोग बेटा आप करेंगे इसका। पीछे पड़ जाना, किसी काम में लग जाना। पीछे पड़ जाना, किसी काम में लग जाना। तो इन दोनों का वाक्य में प्रयोग आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान विचार है। चतुराई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। बाकी ये जो काम आपको बताया है ये आप बुक में ही करेंगे बेटा कि फूलाना समाना और पीछे पड़ जाना इन दोनों का वाक्य में प्रयोग, और ये प्रश्न आप खुद करेंगे। बाकी जो भी बताया वो आप बुक में ही नोट करेंगे। थैंक यू। Good morning 7th class. So let's start our today's maths class. In today's class we did next questions of exercise 5 and we are revising your chapter number 5. So 8th question is, so here we have simplify the following. Simplify करना है हमें, तो मतलब कि यहाँ पे हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स का मतलब क्या होता है, जितनी पावर्स उतने टाइम उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, उस नंबर को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 25 है, एज इट इज लिखेंगे इसको। 5 की पावर 6 है, मतलब 5 विल बी रिटर्न इन 6 टाइम्स, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अगेन मल्टीप्लाई क्या है, t की पावर 4, मतलब t विल बी राइट 4 टाइम्स अपॉन, और इसके बाद क्या है 10 रेज़ टू पावर 6, दैट मीन्स 10 विल बी राइट 6 टाइम्स, 5 and 6 multiply 2 to power 3, that means 2 will multiply 3 times, and t की power 8, मतलब t will multiply 8 times, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होते हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 जा 5, 5 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा, 5 1 5 2 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, 5 1 जा 5 2, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए ये दो। अब इसके अलावा 25 यहाँ किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होगा, और t किससे हो जाएगा, दिस t विल कैंसिल आउट बाय दिस, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और ये, ठीक है। अब यहाँ देखो जो रिमेनिंग रह गया उन फैक्टर्स को हमें लिखना है। अब 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अगर ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में बन सकता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इस शॉर्टेस्ट फॉर्म को कैसे करते हैं हम, एलसीएम लेके 5 से वो हो गई, तो क्या हो गया 5 1 5, कितनी पावर्स हो गई 5 की पावर 2, क्योंकि ये 5 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 अपॉन, यहाँ कितनी 2 की पावर कितनी है 1 2 3, एज इट इज थी वो तो 4 5 6 7 8 9, तो कितना है 2 की पावर 9, और इसके साथ t भी है, तो t कितने टाइम्स है 4, तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास t की पावर 4, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इन फाइंड x, हमें x फाइंड करना है इफ दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, माइनस साइन नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ आ जाएगा क्या है माइनस, तो हमें उसको पहले चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम पहले -4/9 उसकी पावर 6x मल्टीप्लाई -4/9 और उसकी पावर 4 इज इक्वल टू -4/9 की पावर 7, ठीक है। अब रूल होता है एक कि अगर वो यहाँ पे a और उसकी पावर m मल्टीप्लाई a की ही पावर n हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, ठीक है। क्या होता है, अगर हमारे पास बेस क्या होता है, ये हमारे जैसे -4/9 क्या है यहाँ पे बेस यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे हैं, और वो क्या है बीच में साइन मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा -4/9 उसकी पावर 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -4/9 की पावर क्या हो गई 7, ठीक है। ये रूल क्यों अप्लाई करा है हमने, सीधा खोला क्यों नहीं है इसको, क्योंकि क्या है अब यहाँ पे पावर्स में क्या है x इंक्लूड है, ठीक है। अब x को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, वो कितने भी नंबर टाइम्स, अगर यहाँ पे देखो x2 हो गया तो यह पावर कितनी होगी 12, और लेकिन हम उसको कितनी बार लिखेंगे सिर्फ 6 टाइम्स, तो इसीलिए हम रूल कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला से। यहाँ कितना हो गया अब हमारे पास 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -4/9 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहे हैं, बेस सेम है तो क्या हो जाती है पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ क्या हो जाएगी पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो 6x प्लस 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x निकालना है, तो 6x एज इट इज रहेगा प्लस, यहाँ 4 क्या है यहाँ पे प्लस, इधर जा क्या होगा माइनस, तो 7 - 4 इक्वल टू 3, ठीक है। अब 6 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। और हमें सिर्फ a फाइंड करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now next question is by what number should -9/13 की पावर -5 be divided so that quotient is this one, ठीक है। अब डिवाइडेंड रूल में क्या होता है हमारे पास, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे है नहीं तो एज इट इज यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइडेंड गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, बट
बाय व्हाट नंबर शुड दिस नंबर डिवाइड। ठीक है, तो मतलब -9/13 को हम किससे डिवाइड करें, उस नंबर को क्या मान लेते हैं हम, x। किसके इक्वल हो जाएगा वो, -9/13 की पावर -3। ठीक है, यही नंबर। अब हमें सिर्फ x निकालना है, ये इसके साथ क्या है, डिवाइड में। इधर आप क्या हो जाएगा, सॉरी, सो अगर हम इस फॉर्मूला के उसके अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग भी ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इधर x क्या है डिवाइड में, इधर आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सेम वही आंसर आएगा, लेकिन हम अगर फॉर्मूला से अप्लाई करें, डिवाइडेड क्या है यहाँ पे ये। ठीक है, डिवाइजर हमें फाइंड करना, मतलब x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है, ये है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ क्या निकालना है, x, तो x को यहीं पे रखते हैं, और इसके साथ जो टर्म है वो क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगी डिवाइड में। इसकी पावर -5 और इसकी पावर कितनी है, अपॉन में -9/13 की पावर -3। ठीक है, अब एक और रूल होता है यहाँ पे, a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस सेम है और पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगी, पावर्स यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो बेस तो सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगी, -5 है, माइनस और फिर -3। यही होगा रूल, क्योंकि m - n होगा, तो m -5 है, n हमारे पास -3, तो उसको ब्रैकेट में डालना, बीच में साइन क्या होगा, माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, -5 + 3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाता है, प्लस, यहाँ पे x एज इट इज रहेगा। ठीक है, -9/13 और उसकी पावर -5 + 3। ठीक है, साइन क्या है अब यहाँ पे, डिफरेंट साइन में क्या होता है, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 2, और साइन किसका आता है, जो बिगर टर्म के आगे, तो वो कितना है हमारे पास माइनस, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा -2, दैट विल बी इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -9/13 की पावर -2। अगर हम डिवाइड साइन करके करते हैं रूल, तो भी वो सेम ही आंसर आता है, वहां पे क्या हो जाता है, ये इधर आके फिर से डिवाइड में हो जाता और वही सेम रूल लगता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और करा दूँ मैं, सात 48। सो 11th क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे आंसर बताना है, तो बट दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू जो नंबर आ रहा है, और उसके बाद सीधा डिवाइड में वही लग जाएगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। ये टर्म साइंस की होती है, तो चार्ज हमारे पास प्रोटॉन पे गिवन है 1.60222 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ कुलाम जो है सिंपली एक यूनिट है, जैसे डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर मीटर इनमें होता है, तो ऐसे यहाँ पे कुलाम गैस है, उसकी यूनिट है। एक्सप्रेस इट इन यूजुअल फॉर्म मतलब अब हमें इनको क्या करना है, डेसिमल वाली वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कितना है यहाँ पे, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, पावर अगर माइनस में, तो अगर हम उसको अपॉन में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस पावर में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 पॉइंट, और इस डेसिमल को करेंगे रिमूव, तो कितना हो जाएगा 1, और इसके बाद कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स, तो 4 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, और इंटू 10⁻19 और यहाँ पे का। ठीक है, तो कितना बन गया पे 10⁻022 अपॉन में, यहाँ पे 10⁻4 है, और यहाँ पे कितना 10⁻19, कितनी हो जाएगी टोटल पावर 10 की पावर 23 प्लस हो जाता है इसमें। ठीक है, 4 यहाँ पे और 19 यहाँ पे, तो कितना हो गया 23, मतलब 10⁻23। तो यहाँ कितने नंबर होने चाहिए, 23 जीरो के बाद, तो 5 नंबर तो है, तो कितनी जीरोस ऐड होंगी यहाँ पे 18, क्योंकि 5 नंबर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23 हो गया। 10⁻23 था नीचे, तो हमें डेसिमल में कितना बनाना है, यहाँ पे जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट पे कितने चाहिए, 23 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास ये 5 है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम, जीरोस, और वो जीरोस कितनी होगी 18, और दिस इज द यूजुअल फॉर्म for this question. So students, that is all for today. I hope you got all the content that I taught you today. Thank you. Have a nice day. Student, today in 7th class GK, I Priyanka ma'am discussed with you chapter number 12. Our chapter name is Son of India. Student, here I discuss with you some son of India means as a person
जो भारत के बेटे की तरह जिन्होंने भारत के में वर्क किया और फेमस हुए अपने वर्क में. Our first one is my real name is Narendra Datta. I was the founder of religious institution Ramakrishna Mission. किसके फाउंडर थे? इंस्टीट्यूशन रामाकृष्णा मिशन. I delivered a series of lectures on Hindu philosophy. हिंदू फिलोसफी मीन्स हिंदू दर्शन शास्त्र है जो उसपे एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो. हु आई एम. स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि इन्होंने हिंदू जो फिलोसफी है उस पे एक लेक्चर दिया था या बहुत सारे लेक्चर दिए थे. कहाँ पे? जो शिकागो में पार्लियामेंट हाउस है वहां पे. और ये इन्होंने वहाँ सभी लोगों को जब अनाउंसमेंट करते टाइम संबोधित करते टाइम इन्होंने सबको भाइयों और बहनों से संबोधित किया था. तो इनकी ये जो बात है वो सबको अच्छी लगी. ठीक है. और इन्होंने अपना स्पीच हिंदी में दिया था. एवरीवन लाइक दैट. ओके. तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद. इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्ता. ठीक है. और इनका जो नाम भारत के सन के रूप में क्या पड़ा था? स्वामी विवेकानंद. नेक्स्ट वन इज हु आई एम. I am considered as India's first modern scientist. I was the first scientifically to prove that plants can feel pain. Means जो पेड़ पौधे हैं वो भी जो पेन है उसको फील करते हैं. I wrote a science fiction in Bangla who I am. बंगाली भाषा में इन्होंने एक साइंस में फिक्शन राइट किया था. और जो फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट थे तो आंसर है इनका जगदीश चंद्र बोस. हिंदी में इसको बोलते हैं जगदीश चंद्र बसु. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आई स्पेंड होल ऑफ माई लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ हिंदू अनटचेबिलिटी एंड द इंडियन कास्ट सिस्टम. स्टूडेंट यू नो वेरी वेल हमारे देश में आज भी छुआछूत माना जाता है. मीन्स जो नीची जाति के लोग हैं उनसे भेदभाव रखा जाता है. उनको अलग से बैठने के लिए जगह दी जाती है और अलग से उनके बर्तन वगैरह दी जाते हैं अगर उन्हें खाना खिला रहे हैं तो. इस तरह मीन्स उनको नीचा समझा जाता है. तो इस तरह की जो हिंदू अनटचेबिलिटी और इंडियन कास्ट सिस्टम है ये इन्होंने अपनी मोस्टली लाइफ इस चीज में बिताई कि छुआछूत और जो कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंस है उसको मिटाने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की. बट मोस्ट ऑफ द खत्म हो चुका है लेकिन कई जो स्टेट है उनमें अभी भी ऐसे हैं. आई वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. CDC के ये चेयरमैन भी नियुक्त हुए थे टू राइट फ्री इंडिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारत आजाद हुआ मीन्स आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसने राइट किया था? इन्होंने किया था. आई वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न. और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न. इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था ये. और आपको बताना है इसका नाम. तो स्टूडेंट ये ग्रेट पर्सनैलिटी थे भीमराव रामजी अंबेडकर. भीमराव रामजी अंबेडकर इनका कंप्लीट नेम था. और इन्होंने फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था. तो स्टूडेंट इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि जो इनको कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न. जो इंडिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने राइट किया था? और जो फाइटिंग किसने की थी? इंडियन कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के लिए. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज आई एम वन ऑफ द एम्परर ऑफ द फेमस मौर्य डायनेस्टी. आई चेंज माई रिलीजन टू बुद्धिज्म आफ्टर सीइंग द मास डेथ ड्यूरिंग द वार ऑफ कलिंगा. कलिंगा जो का युद्ध हुआ था तो इन्होंने अपना रिलीजन मीन्स अपना धर्म चेंज कर लिया था. और ये जो इंडिया के ग्रेट एम्परर है उनमें से एक थे जो मौर्य काल में थे. तो आंसर इज अशोका. नेक्स्ट वन इज माय चाइल्डहुड नेम वाज कर्णिका. तो इनका नाम है शॉर्ट नेम था मन्नू. आई वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव एंड महाराजा ऑफ झांसी. मीन्स जो महाराजा कहाँ के थे? झांसी के. I am still remember for putting up a tough fight against the British soldier to save Jhansi when they tried to take it forcefully after my husband's death. Who I am. Student इसमें
आपने सीरियल भी देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई, तो उसकी लाइफ की कंप्लीट स्टोरी उसमें दिखाई जाती है, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के साथ फाइटिंग की और अपनी जो झांसी है उसको बचाया था, इसलिए इनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी मैरिज के थोड़े दिन बाद ही इनके जो पति हैं उनको अंग्रेजी सेना ने मार दिया था, तो इन्होंने ही झांसी को संभाला था और इनके एक बेटा था जिनको साथ रख के इन्होंने जो अंग्रेज हैं उनके साथ लड़ाई की थी और अपनी झांसी को बचाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई वॉज बोर्न इन चेन्नई इंडिया, जो इंडिया में है। आई एम इंटरनेशनली रिनोव्ड म्यूजिशियन, और ये एक म्यूजिशियन थे। आई मेड ए म्यूजिक एल्बम वंदे मातरम 1996 ऑन नेशनल सॉन्ग। स्टूडेंट जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इन पे इन्होंने एक एल्बम बनाई थी, म्यूजिक एल्बम, सिंगिंग द टाइटल सॉन्ग इन द एल्बम हु आई एम, तो इसका नाम है आर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई वॉज फाउंडर ऑफ रिलीजन बेस्ड इक्वलिटी। आई वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली इन लुम्बिनी, वो कहाँ पे है? लुम्बिनी, नेपाल में। आई मेडिटेटेड अंडर ए पीपल ट्री इन बोध गया, गया कहाँ पे है ये प्लेस? बिहार में। एनलाइटमेंट हु आई एम, तो स्टूडेंट इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना जो लाइफ है उसमें मेडिटेशन में ज़्यादा स्पेंड की है, कहाँ? एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, और इन्होंने हमेशा धार्मिक समानता को प्रोत्साहित किया है कि सभी धर्म एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माई एल्डर ब्रदर वाज द फेमस क्लासिकल डांसर उदय शंकर एंड आई रिसीव्ड माई ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम अलादीन खान। आई होल्ड द जीनियस रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल कैरियर इन इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक हु आई एम, तो स्टूडेंट इनका नेम है पंडित रविशंकर। इनके जो बड़े भाई है वो क्लासिकल डांसर थे, उन्होंने इनसे ही ट्रेनिंग ली म्यूजिक में, और कहाँ से ली थी? अलादीन खान से। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पंडित रविशंकर थे। तो यहाँ पे ग्रेट सन ऑफ इंडिया आपको गिवन है। हालांकि महाराज जो रानी लक्ष्मीबाई है वो एक औरत थी, बट उन्होंने भारत की जो फ्रीडम है या अपने जो स्टेट झांसी की को बचाने के लिए अंग्रेजों से एक बेटे की तरह लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इनको आपको अच्छे से लर्न करना है फॉर योर S7 एग्जाम। Hello student, today's session Priyanka ma'am discuss with you subject computer. Here some basic question of computer are given, you have to learn for S7 exam. Our first and basic question is define computer with its full form. So everyone know what is computer. Computer is an electronic device that enter data. सबसे पहले उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, फिर वो उसको कैलकुलेट करता है एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट, और फिर उसको हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की? C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पर्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज टू, और T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एंड E का मतलब होता है एजुकेशन, एंड R का मतलब रिसर्च। तो स्टूडेंट ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है आपकी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज टू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? सर चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1833 में फर्स्ट कंप्यूटर को इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज द कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उनमें सभी आते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU, UPS, स्पीकर, मेमोरी, लाइट पेन, जॉयस्टिक, प्लॉटर्स। बट अगर आपसे मेन कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो मेन कंपोनेंट 4 ही होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड CPU। ठीक है, तो ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
अब CPU इज द मेन पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. विदाउट CPU, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. तो स्टूडेंट यहाँ पे CPU के पार्ट देखिए. अब CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको ब्रेन या हार्ट भी कहते हैं कंप्यूटर का. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, विच डिवाइस इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो आप इस तरह के आंसर दे सकते हैं. नाउ हेयर कंप्यूटर में 3 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या वर्क करती हैं, कंट्रोल करती हैं सारे कंप्यूटर सिस्टम को. मेमोरी यूनिट में कोई भी डेटा जो कैलकुलेट हुआ है उसको स्टोरेज किया जाता है. और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होती है, ये डाटा को कैलकुलेट करती है. कोई भी प्लस माइनस जो भी होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई के सारे कैलकुलेशन कहाँ पे होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में. तो स्टूडेंट आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ टू स्टार्ट एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. स्टूडेंट स्टार्ट की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम फर्स्ट वी स्विच ऑन द पावर सप्लाई. पावर सप्लाई को ऑन करेंगे. देन अगर आपके सिस्टम में यूपीएस कनेक्ट है तो पहले यूपीएस को कनेक्ट करेंगे फिर सीपीयू. लेकिन अगर यूपीएस नहीं है तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली सीपीयू. क्लिक ऑन डायरेक्टली सीपीयू एंड देन मॉनिटर, देन योर कंप्यूटर विल बी स्टार्ट. ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में लिटिल नॉलेज है, मीन्स नॉलेज कम है, तो उनको पहले टर्न ऑफ और टर्न ऑफ, स्टार्ट बटन, शट डाउन, डायरेक्ट मेथड. तो स्टूडेंट टर्न ऑफ करने के 2 मेथड होते हैं. एक तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन शट डाउन, और दूसरा मेथड है डायरेक्ट ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा. तो स्टूडेंट आज के लिए 5 क्वेश्चन से आपको इन सभी क्वेश्चन को अगर राइट नहीं कर रखे हैं तो राइट कर लेना एग्जाम के लिए, और अगर राइट कर रखे हैं तो आपको सिर्फ लर्न करने हैं एग्जाम के लिए. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision part. So, preparation for the SA1. So, now today we will just in the same regard, we will just proceed. So, let us start. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh for class 7. Today we are just going to do the revision part of chapter 3rd, that is David and गॉलिब. आपने ये स्टोरी पढ़ी है डेविड और गॉलिब की, जो एक विशालकाय दैत्य होता है और उसको किस तरह से जो है चतुराई से डेविड उसको मारकर जो है आधा राज्य का हकदार भी बन जाता है और राजकुमारी से शादी भी कर लेता है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट अस कंटिन्यू. सो स्टूडेंट, दीज आर द वर्ड मीनिंग. तो इस वर्ड मीनिंग्स को आपको याद करना है नॉर्मली. तो इसमें आपके जो है ऐसे 1 से रिगार्डिंग जैसे अगर हम देते हैं तो आपके एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चन आएंगे. तो उसमें यह हो सकता है जैसे जैसे इसमें आपको और इसके नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको इसका डिटेल बताऊंगी. तो आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और उसके 3 ऑप्शंस होंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन द 1 ऑप्शन. सो स्विच ऑन टू द एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे क्या है, आपको या तो इसका 1 वर्ड में आंसर देना है या फिर आपको क्या करना है एक सेंटेंस में. सो हाउ मेनी ब्रदर्स डिड डेविड हैव? ओनली 3 ब्रदर्स. तो क्या है इसमें आंसर, क्या आपने वर्ड्स में दिया? 3 ब्रदर्स थे उसके. व्हाट डिड डेविड टेक विद हिम टू फाइट गॉलिब? उसने जो है गॉलिब से लड़ने के लिए क्या लिया अपने साथ? स्मूथ स्टोन्स एंड स्लिंग, यानी कि उसने गुलेल और स्मूथ स्टोन साथ में लिए. व्हाट डिड द फिलिस्तीन्स डू व्हेन डेविड किल गॉलिब? फिलिस्तीन्स ने क्या किया जब डेविड ने गॉलिब को मारा? दे बिकम पैनिक्ड एंड रन अवे. जब जो है डेविड ने गॉलिब को मार दिया तो फिलिस्तीन्स वहां से जो है घबराकर वहां से भाग खड़े हुए. अब देखिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस. डेविड फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप, यानी कि डेविड के फादर किसको क्या चाहते थे कि वो घर पे ही रह करके शिप्स की देखभाल करे. तो हाउस, काउस और शिप, इसमें शिप इसका करेक्ट ऑप्शन है. तो ये जो ऑप्शंस आपको 3 दिए हुए हैं ये आपको अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही फिल करने हैं. डेविड वुड सर्च अलोंग द डैश ऑफ फ्लैट राउंड स्टोन्स एंड पुट देम इन हिज बैग. तो रिवर बैंक है, माउंटेन्स है, हिल्स है, तो वो कहाँ से लेता था? रिवर बैंक से. तो रिवर बैंक इज द करेक्ट ऑप्शन. डेविड वॉक फॉर मैनी
and at last reached the town. Weeks, days and hours. So correct option is days. Walk for many days and at last reached at the town. वो अपने भाई के पास गया था, उसके फादर ने भेजा था क्योंकि वॉर शुरू होने वाली थी, तो उनको कुछ सामान लेने के लिए भेजा था और लेटर्स भेजे थे. सो वो लेकर के जो है डेविड अपने भाइयों के पास गया था. इट टेक मैनी डेज. अब नंबर 4 देखिए. डेविड रिफ्यूज टू डैश द किंग स्ट्रॉ. यूज एक्सेप्ट एंड कैरी. तो एक्सपेक्ट आएगा, तो डेविड रिफ्यूज टू एक्सपेक्ट, उन्होंने राजा की तलवार लेने से इनकार कर दिया. नंबर 5 देखिए. व्हेन गॉलिथ heard these words he took out his huge dash and run towards David. जब गॉलिथ ने डेविड की बात सुनी तो उसने अपने विशालकाय तलवार निकालकर डेविड की तरफ भागा. तो ये सॉर्ड इसका आंसर है, ना ही लेंस है, ना ही ये डैगर है. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सॉर्ड आएगा. नंबर 6 देखिए. डेविड डैश अ स्लिंग अबाउट हिज हेड एंड देन स्टोन फ्यू थ्रू द एयर. मूव, प्रॉट एंड व्रिल्ड. तो यहाँ पे व्रिल्ड आएगा. डेविड ने जो है व्रिल्ड द स्लिंग अबाउट हिज हेड, उसने जो है पत्थर लगाकर अपनी गुलेल से उसके माथे पर सीधा जो है निशाना साधा. नंबर 7 देखिए. देन टुक आउट द चेन्स ड्रेस आउट ऑफ द बैग एंड पुट इट इन द किंग्स फीट. उसने क्या किया? क्लोथ्स है, हेड है और स्वॉर्ड है. तो यहाँ पे उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? हेड. हेड. ही टुक आउट जेंट्स का उसने हेड निकाला, विशाल का देते कहा सर जो है निकाल करके राजा के चरणों में रख दिया. स्टूडेंट, what you have to see, just see the true false and the question answer. You have to do it yourself because I have already twice and thrice I have just given you the this revision part also, and as usual regularly I have just taught you also. So what you have to do, you have to do it yourself and just clear the thing should be clear to you. If any problem you can directly contact me. So now see the true false. David has the youngest of the 4 sons of his parents. सबसे छोटा था डेविड अपने चारों बेटों में से, भाइयों में से. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डेविड्स फादर सेंट हिम टू द टाउन टू ज्वाइन द किंग्स आर्मी. डेविड के फादर ने उसको भेजा था कि वो जाकर के शहर में ज्वाइन कर ले आर्मी को, राजा की. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. वो ज्वाइन करने के लिए नहीं, जब बल्कि उसको सामान देने के लिए भेजा था. डेविड कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर इन द टाउन. डेविड को टाउन में अपने ब्रदर नहीं मिले, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. आफ्टर जस्ट सर्चिंग फ्यू टाइम्स ही जस्ट गॉट देम. अब नंबर 4 देखिए. डेविड्स ब्रदर encouraged him to fight with गॉलिथ. यानी कि जो है डेविड के भाइयों ने उसे प्रोत्साहन दिया कि तुम गॉलिथ के साथ लड़ाई करो. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बल्कि उन्होंने कहा था कि ठीक है अब सामान तुमने हमें दे दिया है, अब आप वापस घर जाओ और फादर के साथ जो है घर की देखभाल करो. अब नंबर 5 देखिए. डेविड वॉज स्केयर्ड टू सी द ह्यूज साइज ऑफ गॉलिथ. ये स्टेटमेंट भी गलत है कि डेविड जो है उस विशालकाय दैत्य को गॉलिथ को देख करके घबरा गया था. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ये स्टेटमेंट्स भी आपका फॉल्स है. नंबर 6 देखिए. डेविड कट ऑफ गॉलिथ्स हेड विद द किंग स्वॉर्ड. अब जो है गॉलिथ का सर जो है डेविड ने राजा की तलवार से काटा. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो उसने किससे काटा था? ही जस्ट कट हिज हेड बाय हिज ओन स्वॉर्ड. उसने गॉलिथ की ही तलवार से उसका सर काटा था, ना कि राजा की तलवार से. तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है. अब यहाँ देखिए 7th one. द किंग गेव डेविड हाफ ऑफ द किंगडम एंड प्लेंटी ऑफ मनी, गोल्ड एंड ज्वेल्स. तो अब ये जो है स्टेटमेंट सही है कि राजा ने डेविड को जो है आधी अपनी किंगडम दी, काफी कुछ पैसे दिए और गोल्ड और ज्वेलर्स भी दिए. तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है. अब देखिए हु सेड टू हुम. अब ये जो स्टेटमेंट्स है आपका, गो टू द टाउन एंड फाइंड योर ब्रदर इन द किंग आर्मी. ये फादर ने कहा था डेविड को. I am the mightiest of all, Goliath said to Israel people. You are still a boy, his brother said to David. I pray to Almighty for your victory. The king said to David, go back and hide in your house. Jane, that Goliath said to David, I have come here to kill you. David said to Jane, that Goliath, and even a little boy of Israel is braver than you. David said to
recall it, these words. So student, आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको करना क्या है, आपको रिवीजन मैंने 2-3 बार करवा चुके हैं, still now it has been started for the 4th time. So you have to just prepare for the essay 1 regarding the MCQs type questions. So just learn it carefully, and as usual, same, just I told you everyone in the video, in the end of the video, that share it, like it, and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care. Students, this is for class 7. Students, as you all know, in previous video we started with the chapter adverbs. That now we are discussing about the define of adverbs and 4 kinds of adverbs. They are adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of degree. Now we will start with the 5th one, that is adverbs of frequency. So students, adverbs of frequency, and we are using adverbs of frequency like the action takes place. The action takes place. How often? It means how frequently we are doing the work. It indicates that how frequently the action takes place, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितनी frequently कर रहे हैं. Now the example is of adverbs of frequency. Meena always tries to do her best. In this statement, always is the frequency, how they are doing the work. It means in this question, if we are getting the answer of how often, जब हमें इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाए, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा how often that action takes place, we will get the answer of adverbs of frequency. Okay students, and 6th point is, means 6th kind is interrogative adverbs. When we are talking about interrogative, in our mind a thing is stuck up that when we are talking about WH family, जब भी हम interrogative sentences की या interrogative word की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही word आता है, and that is WH family. We are talking about the WH family. For example, in WH family we are talking about what, how, who, where. Everything is included in the interrogative sentences, interrogative adverbs. Now, according to the interrogative adverbs, we are talking about only when the sentence is starting with WH family and end with the question mark. It means they are called interrogative adverbs. Okay students? For example is no need to I will give you, because any sentence is start with the WH family, they are all called interrogative adverbs. Now I will tell you the last point, last kind of adverb, and that is relative adverbs. Students, we are having next relative adverbs. This is not last one, we are having more kinds of adverbs also. Sorry for that. Now relative adverbs, and relative adverbs are words like where, when, and why. These are the words
refers to a place. They are refers to the place. It means they are expressions of time. ये हमारा time expression है. We are talking about the time expression which it refers to the reason. It refers to the reason and which is also connect two sentences, which is connected or you can joining two words, which is also used to join words. So when we are relative means when we are talking about two things and relate to each other, they are called relative adverbs. For example, this is the house where Meena was born. Where Meena was born. In this statement, where is the relative adverbs? It join two sentences with a word where. Okay, students. Now, on the basis of relative adverbs, we discuss about some WH family, but they all are used to join two words. When we are talking about to join two sentences, they are called relative adverbs. Now, next kind of adverb is affirmation and negation. Affirmation and negation means when we are talking about the simple sentences or affirmations. For an example, he will surely lend your money. In the statement, surely is the affirmation adverbs, but when we are talking about not, never, does not, do not, they are negative adverbs. When we are talking about not, they are negative sentences or you can say negative adverbs. And in affirmative adverbs, we are talking about the work is done, but how the work is done, surely, definitely. They are the examples of affirmation. Now we are having another kind of adverb, and that is exclamatory adverbs. Now let's start. Exclamatory adverbs. In exclamatory adverbs, we are talking about the words that are used and we are using exclamation at the end of the sentence to express the degree. Express degree or extent in exclamation. They are talking about exclamatory adverbs. For an example, how beautifully she performed.
at the end we are and put exclamation sign. We are starting with the WH family word, but we are putting at the end we are putting exclamation sign. So this sentence is known as exclamatory sentences, and how is used as the exclamatory adverbs. Okay students, I hope you understand these kinds of adverbs which we are done today. Students, we completed with the kinds of adverbs. Now we will left with the book exercise. In the next video, I will tell you the book exercise of this chapter. Now, I hope you understand the kinds of adverbs. Thank you everyone. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class, we do the exercise of chapter number 5, Architecture as Power in History. Today we do short question answer and long question answer of this chapter. So we continue our class with the short question answer, and our first question is, what are the two types of monuments? कि दो तरीके की इमारतें monuments क्या हैं? The two types of monuments are, दो तरीके के monuments हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं. फर्स्ट है रिलीजियस मोन्यूमेंट्स एंड सेकेंड इज सेकुलर मोन्यूमेंट्स. रिलीजियस मोन्यूमेंट वो होते हैं जहाँ पे हम जाके पूजा करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो. इसके लिए यहाँ पे टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल्स, जितने भी टेम्पल हैं, और चर्च, आप इसके साथ मॉस्क्यू भी जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई भी जोड़ सकते हो आप यहाँ पे. सेकेंड है सेकुलर मोन्यूमेंट्स. सेकुलर मोन्यूमेंट्स वो होते हैं जो धर्म से संबंधित नहीं होते. जैसे कोई भी पैलेस है, PALACE, कोई भी पैलेस है, कोई भी टॉम्ब है, कोई भी आर्क है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? सेकुलर मोन्यूमेंट्स होती हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कॉरेस्पॉन्डेंस टू नॉर्थ इंडिया? कि कौन सी तरीके की आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है या बिलोंग करती है? नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर कॉरेस्पॉन्डेंस टू नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी स्टाइल है? नगरा स्टाइल, NAGARA, नगरा स्टाइल. सेकेंड, थर्ड इज, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कॉरेस्पॉन्ड्स टू साउथ इंडिया, कि कौन सी आर्किटेक्चर है, स्टाइल है, आर्किटेक्चर की स्टाइल है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है? तो है द्रविड़ा स्टाइल. हमने दो स्टाइल पढ़ी थी आर्किटेक्चर की, एक नगरा स्टाइल और दूसरी द्रविड़ा स्टाइल. तो नगरा स्टाइल है नॉर्थ इंडिया में और द्रविड़ा स्टाइल है साउथ इंडिया में. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज शाहजहाबाद? शाहजहाबाद क्या है? शाहजहाबाद इज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली, वॉज बिल्ड एज ए न्यू कैपिटल बाई शाहजहां. कि शाहजहाबाद क्या थी? 7th सिटी थी दिल्ली की, जो 7 सिटी बनाई गई है दिल्ली के अंदर, तो उनमें से 7th सिटी थी दिल्ली की, और जो एक नई कैपिटल बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर मोन्यूमेंट्स ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री? कि मोन्यूमेंट्स सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे होते हैं? ठीक है, जो इतिहास के बारे में जानने के लिए एक स्रोत कैसे होते हैं? आंसर इज, मोन्यूमेंट्स आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल, आर्टिक, कल्चर एंड मिलिट्री ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट. कि जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो इमारतें होती हैं, वो एक सोर्स है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमें सामाजिक, कला के बारे में, कल्चर के बारे में, मिलिट्री ट्रेडिशंस के बारे में जो प्राचीन टाइम में है. ठीक है बेटा, तो हमने इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं. फर्स्ट किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोन्यूमेंट, तो हमने टाइप ऑफ मोन्यूमेंट में पढ़ा रिलीजियस मोन्यूमेंट, सेकुलर मोन्यूमेंट. दूसरे में पढ़ा कि कॉरेस्पॉन्डेंट टू नॉर्थ इंडिया, नगरा स्टाइल, कॉरेस्पॉन्डेंट टू साउथ इंडिया, द्रविड़ा स्टाइल. फिर हमने पढ़ा शाहजहाबाद के बारे में, तो शाहजहाबाद इज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली विच वॉज ए न्यू कैपिटल बाई शाहजहां. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि मोन्यूमेंट एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो मोन्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल, आर्टिक, कल्चर, मिलिट्री ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज, राइट ए नोट ऑन द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. कि नगरा स्टाइल के आर्किटेक्ट जो कला है उसके ऊपर हमें बताना है.
द नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर built between 7th CE and 14th CE, कि 7वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच में था. द नगरा स्टाइल कॉरेस्पॉन्डेंस टू नॉर्थ इंडिया. द जगन्नाथ टेम्पल, JAGANNATH है ये, ठीक है, टेम्पल एट पुरी. द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क आर सम टेम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल, कि इस स्टाइल के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेम्पल के, ठीक है. अब है राइट ए नोट ऑन द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द्रविड़ा स्टाइल के ऊपर बताना है. द द्रविड़ा स्टाइल कॉरेस्पॉन्डेंस टू साउथ इंडिया. दे हैड हाईली ऑर्नेट गेटवेज और गोपुर्स, की जो द्रविड़ा स्टाइल है वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है और इसके अंदर क्या है कि ऊंचे ऊंचे जो सजाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे गेटवेज हैं और गोपुर्स हैं. द श्योर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर सम फाइन एग्जाम्पल्स, की कुछ अच्छे उदाहरण हैं श्योर टेम्पल महाबलीपुरम का, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, की इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर हमें बताना है. तो फ्रॉम द 13th CE टू द प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस टू इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, की 13वीं FROM फ्रॉम आता बेटा ये यहाँ पे, कि 13वीं शताब्दी से आज तक भारतीय जो आर्किटेक्चर है उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रभावित कर रहा है. वी कैन सी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इस्लामिक आर्किटेक्चर, कि हम देख सकते हैं बहुत सारी इस्लामिक आर्किटेक्चर. द इस्लामिक स्टाइल इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स लाइक द डोम, ट्रू आर्क, मिनरेट्स एट्सेट्रा, कि इस्लामिक स्टाइल ने क्या क्या इंट्रोड्यूस कराया, डोम, ट्रू आर्क, मिनरेट्स, मीनार. एग्जाम्पल के रूप में हम अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार और श्री फोर्ट को ले सकते हैं. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज differentiate between forts, haveli and baulis. Forts are walled enclosure which housed royal residence, कि फोर्ट क्या होते हैं, जो रॉयल रेजिडेंस होते हैं उनको वॉल के द्वारा कवर किए हुए होते हैं, किले, ऊंचे ऊंचे किले जो होते हैं. द दिल्ली गेट, जहांगीरी महल, लाहौर फोर्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं. हवेली वर बिल्ड बाई वेल्दी नोबल्स, ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स. These structures were usually enclosed by courtyard which had fountain in the center, कि हवेली क्या होती हैं, जो वेल्दी, जो रईस होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है. और ये किससे घिरी हुई होती है, आंगन से घिरी हुई होती है और इसके बीच में एक फाउंटेन होता है. दे फाउंड इन आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये आगरा, दिल्ली और लाहौर में पाई जाती हैं, और भी जगह पाई जाती है लेकिन मेनली आगरा, दिल्ली एंड लाहौर में पाई जाती हैं. बोले आर स्टेप वेल बिल्ड बाई रूलर्स एंड रिच सिटीजन्स, कि बोलेज जो स्टेप वेल्स होते हैं, एक बहुत चौड़ा सा एक ऐसा तालाब टाइप में होता है और उसके अंदर स्टेप्स बनी हुई होती हैं और जो रिच सिटीजन या रूलर्स के द्वारा बनाई जाती है. बोलेज कैन बी फाउंड इन दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात, और जो बोली पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई शाहजहाँ एज द इंजीनियर किंग, कि हमें शाहजहाँ को जस्टिफाई करना है कि वो एक इंजीनियर किंग था. तो हम सभी लोग जानते हैं कि शाहजहाँ ने ही बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी, तो हम इसका आंसर करते हैं. मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर शाहजहाँ, कि जो मुगल जो कलाकृति थी, जो शिल्प कला थी, वो अपने चरम पर पहुंच गई थी शाहजहाँ के टाइम में. शाहजहाँ लिखना था यहाँ पे, जहाँ JAHAN. शाहजहाँ built many architectural masterpieces in marble, कि शाहजहाँ ने बहुत सारे मास्टरपीसेस, बहुत अच्छे अच्छे शिल्प कलाएँ, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई मार्बल के अंदर. सम फाइन एग्जाम्पल्स आर लाल किला, मोती मस्जिद, द जामा मस्जिद एंड ताजमहल. कुछ फाइन एग्जाम्पल्स हैं इसके, लाल किला, मोती मस्जिद एंड जामा मस्जिद और ताजमहल. ऑल दिस जस्टिफाई शाहजहाँ एज द इंजीनियर किंग, और ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि शाहजहाँ एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर किंग था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी के ऊपर हमें एक नोट लिखना है. द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई अकबर नियर आगरा, कि फतेहपुर सीकरी जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, अकबर के द्वारा बनाई गई थी आगरा के पास.
इट बिल्ड इन रेड सैंडस्टोन, ये लाल जो सैंडस्टोन है उससे बनाई गई थी। इट हैड रिलीजियस बिल्डिंग एज वेल एज सेकुलर बिल्डिंग, ये रिलीजियस बिल्डिंग होने के साथ साथ सेकुलर बिल्डिंग भी है। जामा मस्जिद आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स while जोधाबाई पैलेस एंड पंचमहल आर सेकुलर स्ट्रक्चर्स, कि जामा मस्जिद एग्जाम्पल है रिलीजियस बिल्डिंग का, जबकि जोधाबाई पैलेस और पंचमहल एग्जाम्पल हैं सेकुलर स्ट्रक्चर के। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री का पोर्शन तो हमारा 5 चैप्टर हमें करने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे, 7th chapter. I hope you understand the questions very well. Write down these questions in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. A very delightful morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are continuing our chapter 5, that is acid, base and salt, and in today's session class we are going to do its exercise. So let's do it. Students, so let's start our today. The first exercise is about the MCQs questions. So we tick the correct options. Which of the following is a mineral acid? Acetic acid, citric acid, lactic or sulfuric? So right answer is student sulfuric acid. ओके, मिनरल एसिड है ये, बाकी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। चाइना रोज इंडिकेटर इज टर्न ग्रीन बाय अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज, चाइना रोज किससे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। राइट आंसर इज स्टूडेंट बेसिक, बेसिक में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। विनेगर इज न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और सॉल्ट? इट इज एसिडिक, विनेगर का खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है, सो इट इज एन एसिडिक। एज यू नो दैट एसिडिक एसिड्स आर sour in taste. Lime juice will turn blue litmus red, red litmus blue, methyl orange yellow, phenolphthalein pink. So lime juice turn blue litmus to red. Next, fifth one is which one of the following is not a natural indicator? इसमें से natural indicator कौन सा नहीं है? इंडिकेटर आपको पता है जो बेस और एसिड्स के बारे में बताते हैं. सो फर्स्ट वन इज लिटमस, नेक्स्ट इज फिनॉल्फ्थलीन, टर्मरिक, चाइना रोज. स्टूडेंट, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, दे ऑल आर द natural indicator. We are talking about not a natural, so it is a synthetic indicator. So phenolphthalein is natural indicator नहीं है. Now move to the fill in the blanks. The first one is the base is turned blank litmus to blank. It turned red litmus to blue. ये red से blue में convert कर देता है. An effective antacid contains, जो हमारे इफेक्टिव एंटासिड्स होते हैं स्टूडेंट देखिए क्या कंटेन करते हैं. एंटासिड्स में हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारा होता है. ओके, सो जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है. सो आई हैव राइट इट हियर. द बेस विच इज डैश इन वाटर इज कॉल्ड एल्केलिन. वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें ही हम एल्कली करते हैं. सो राइट आंसर विल बी सॉल्युबल. डैश हेल्प्स इन इंडाइजेशन. इंडाइजेशन प्रोसेस है जिसमें कि हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, प्लस में हमें चेस्ट में बर्न होने लगता है, पेन होने लगता है, स्टमक पेन होता है और वॉमिटिंग वगैरह की भी सिचुएशंस आ जाती हैं. सो इन केसेस में हमें एंटासिड्स ही है जो हेल्प करते हैं. जो एंटासिड्स मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, बिकॉज इंडाइजेशन में क्या होता है हमारी बॉडी में HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो HCl जो है वो एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है. जब ये उसके साथ जाके रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रल बना देता है. सो इस तरीके से इंडाइजेशन में हेल्प हमें मिल जाती है थ्रू एंटासिड्स. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर. ओके, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये सारे हमारे जो हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फ्थलीन ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. नाउ मूव टू द ट्रू फॉल्स. एसिडिक, फर्स्ट वन इज एसिडिक मटेरियल्स टेस्ट बिटर. एसिड्स बिटर टेस्ट करते हैं, whereas basic material are taste sour in nature. और जो हमारे बेसिक्स हैं वो सॉर खट्टा टेस्ट करते हैं. नो स्टूडेंट, अपोजिट गिवन है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
मिथाइल ऑरेंज गिव्स पिंक कलर विद बेस. नो स्टूडेंट, ये पिंक कलर नहीं येलो कलर देता है बेस के साथ. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो फॉल्स. बेकिंग सोडा इज एन एसिड. जो बेकिंग सोडा है इट इज नॉट एन एसिड, इट इज अ बेस. बेकिंग सोडा इज जनरली नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट. सिंपली केमिकल्स लैंग्वेज में, अगर हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें, इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड नॉर्मल लैंग्वेज में वी कैन से दैट इट इज अ बेकिंग सोडा. सो इट इज अ बेस. In this way it is also false. A salt solution that turns red cabbage juice red is basic in nature. Salt solution जो कि red cabbage juice को red रखता है वो basic in nature है. No student, it is acidic. वो acidic होगा तभी ये red में रहेगा. So that's why it is also false. Sting of an ant contain acetic acid. No student, sting of ant, bees, they contain the formic acid. So that's why it is also false. It is very interesting now that all our statements are false. You don't have to learn it. Just बेटा देखिए, इसको लर्न करने की नीड तभी भी अराइज नहीं होगी अगर आप इसको इजिली केयरफुली अंडरस्टूड हो जाएं. सो देयर इज नो नीड टू रॉट इट. आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू ट्राई टू रिमाइंड इट. ओके, सो these were the true false. Now move to the matchups. The first one is matchups. You have to match A column with B columns. So the first one is acids. Acids देखिए क्या होते हैं. Here we are having 5 options. Sour in taste. Okay, acids आपको पता है sour in taste होते हैं. Next is alkalis. Alkalis जो है हमारे वो दे डिजोल्व इन वाटर. एल्कलीज डिजोल्विंग होते हैं बिकॉज बेसिस अगर डिजोल्व होते हैं देन वो ही एल्कलीज होते हैं. सो वी विल टिक इट विद दैट. नेक्स्ट वन इज टर्मरिक. टर्मरिक देखिए स्टूडेंट क्या है, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. ये हमारा टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर. मिथाइल सिंथेटिक है. आंट स्टिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है. अभी ट्रू फॉल्स में एसिटिक मेंशन था बट इट वाज रॉन्ग. सो ant sting, bees sting, they contain the formic acid. Now here we are having the one word answers. The first is acids obtained from mineral. मिनरल से मिलने वाले जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स. 2 टाइप के होते हैं, मिनरल और ऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक जो प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं. सो दे आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मिनरल, सो दैट्स व्हाई दे आर द मिनरल एसिड्स. A substance that changes its color. एक ऐसा सब्सटेंस जो अपना चेंज कर लेता है कलर when added to acid or base. या तो उसको एसिड के साथ किया जाए तब और बेस के साथ किया जाए तब. So student, it is an indicator. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एसिड और बेस के साथ कर रहे हो और वो अपना कलर चेंज कर ले रहा है, so it would be the indicator. वो आपको इंडिकेट कर देगा. So that word we will write here indicator. A natural indicator which is pink, a neutral solution and changes to green in basic solution. एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरल इंडिकेटर है, पिंक होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में और ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में. सो स्टूडेंट दीज ऑल आर द चाइना रोज. चाइना रोज जो है हमारे नेचुरल इंडिकेटर है एंड ये जब बेसिक के साथ ऐड होते हैं तो ये ग्रीन कलर फॉर्म करते हैं. द नेक्स्ट इज अ मिनरल एसिड्स. एक मिनरल एसिड के बारे में बताना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl. ये भी हमारे मिनरल एसिड्स में है. सल्फरिक भी मिनरल एसिड्स में है. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हैं दे आर नोन एज द एल्कलीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया. एसिड प्रेजेंट इन सॉवर मिल्क. वो एसिड्स जो सॉवर मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर द लैक्टिक एसिड्स. जो हमारे लैक्टिक एसिड्स होते हैं वो हमारे सॉवर मिल्क में या खट्टे मिल्क में आप कह सकते हो, जो मतलब फट गया हो दूध, वो उसमें प्रेजेंट करते हैं. सो वी हैव डन अप टू अवर वन वर्ड आंसर. All these you have to write in your fair notebook. Don't try to write it in books. Most of the students are doing so. So you don't have to write it in book. You have to write all the exercise of all chapters in your fair notebook. This is my strictly order. आप कह सकते हो ये आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है, बुक में नहीं टिक मार्क करने हैं. So be careful about that student and be carefully listen it also. So that's all for today. Goodbye. Take care.